आज जानते हैं पर्यावरण। पर्यावरण में सतत कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसल, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाने और पशुपालन की क्रिया सम्मिलित है। संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार विश्व में 60% से अधिक लोग कृषि से संबंधित क्रिया में संलग्न हैं। वर्तमान में भारत के लगभग 55% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषिगत भूमि कहते हैं। कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन प्रदेशों में सुकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए पर्याप्त जल, व्यापक एवं स्थलाकृति दशाएं विद्यमान हैं। कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। पारंपरिक रूप से हमारे देश में मानव स्वास्थ्य के अनुकूल तथा प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल खेती की जाती है, जिससे प्राकृतिक जैविक एवं अजैविक तत्वों के बीच संतुलन बना रहता है, जिससे फलस्वरूप जल, भूमि, वायु तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होते थे। कालांतर में संपूर्ण विश्व में, विशेषकर हमारे देश में बढ़ती हुई जनसंख्या एक गंभीर समस्या बनकर उभरी। ऐसे समय में हरित क्रांति द्वारा कृषि क्षेत्र में एक शोध, विकास, तकनीकी परिवर्तन एवं अन्य कदमों पर प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें पूरे विश्व में कृषि उत्पादन में आधारभूत वृद्धि हुई। हरित क्रांति ने विकासशील देशों, विशेषकर भारत को खाद्यान्न उत्पन्न करने में आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन हरित क्रांति में सिंचाई के साधन और उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग से जल स्तर में गिरावट के साथ साथ मृदा की उर्वरकता भी प्रभावित हुई है और एक समय बाद खाद्यान्न उत्पादन न केवल स्तर हो गया बल्कि इसमें प्राकृतिक के जैविक और अजैविक तत्वों का संतुलन खराब हुआ, जिससे प्रदूषण में भी बढ़ोतरी हुई। मृदा में हजारों किस्म के जीव जंतु एवं जीवाणु होते हैं जो खेती के लिए संपूर्ण अनेक क्रियाओं में सहायक होते हैं। रसायन के इस्तेमाल के कारण इनके नष्ट होने से भूमि की उर्वरकता शक्ति घटी, फलता उत्पादन प्रभावित हुआ। अनंतः वातावरण प्रदूषित होने और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होने से मनुष्य के स्वास्थ्य में भी गिरावट आई है। इन दुष्प्रभावों के कारण आज संपूर्ण विश्व में संरक्षण कृषि, सतत कृषि एवं जैविक कृषि चर्चा का विषय बनी हुई है। कृषि तंत्र, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके संपूर्ण निवेश, बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई इसकी कुछ सक्रियाएं हैं। इस तंत्र में निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादित होते हैं। कृषि के प्रकार, विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाएं, उत्पाद की मांग, श्रम, प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इसमें पारंपरिक रूप से कम उपज पैदा करने वाली निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। गहन निर्वाह कृषि, इसमें किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेतों में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। यहाँ चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हैं।
गैर निर्वाहित कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम निर्भय कृषि, इसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुकरण शामिल हैं। स्थानांतरित कृषि ये अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के क्षेत्रों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में यहाँ वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वो भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। चलवासी पशुचरण ये सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया, भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्ग से घूमते हैं। इस प्रकार गतिविधि जलवायु एवं भौगोलिक बाधाओं से प्रतिक्रिया स्वयं उत्पन्न होती है। पशुचारक पशुओं मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पादन उपलब्ध कराते हैं। वाणिज्यिक कृषि, इसमें फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है तथा अधिकांश कार्य मशीनरी के द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि, इसमें अनाज फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूँ और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तरी अमेरिकी, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्षण काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। मिश्रित खेती, इसमें भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। ये यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी अफ्रीका में प्रचलित है। रोपण कृषि ये वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला आदि कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों में ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन, जल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय के बागान इसके कुछ उदाहरण हैं। वर्षा निर्भर खेती, वर्षा निर्भर कृषि वर्षा ऋतु में उपलब्ध वर्षा की मात्रा के आधार पर दो वर्गों में शुष्क भूमि तथा कृषि तथा आर्द्र भूमि कृषि में बांटी जाती है। शुष्क भूमि कृषि 25 सेंटीमीटर या इससे कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बिना किसी सिंचाई साधन के उपयोग फसलों के उत्पादन को शुष्क खेती कहते हैं। भारत में शुष्क भूमि कृषि मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहां तक वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है। इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहन करने में सक्षम फसलें जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना तथा ग्वार चारा फसलें आदि उगाई जाती हैं तथा इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण और वर्षा जल के प्रयोग
की भी अनेक विधियां अपनाई जाती हैं। आर्द्र भूमि कृषि, ये कृषि उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहां वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच रहती है। आर्द्र कृषि क्षेत्रों में कृषि वर्षा ऋतु के अंतर्गत वर्षा जल पौधों की जरूरत से अधिक होता है। ये प्रदेश बाढ़ तथा मृदा अपरदन का सामना करते हैं। इन क्षेत्रों में वे फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे चावल, जूट, गन्ना आदि। कृषि के अन्य प्रकार विशिष्ट खेती से अप्रिय उस कृषि से है जो अपनी कुल आय का कम से कम 50% किसी एक फसल से प्राप्त करें, जैसे चाय, कहवा, गन्ना, रबर। बहुप्रकारीय खेती, इस प्रकार की खेती में आमदनी के स्रोत कई फसलों पर निर्भर करते हैं और प्रत्येक फसल से कुल आमदनी का 50% से कम प्राप्त होता है। रैंचिंग खेती, इस प्रकार की खेती में भूमि की जुताई, बुआई, फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है, बल्कि प्राकृतिक वनस्पति पर निर्भर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी इत्यादि को चराया जाता है। इस प्रकार कृषि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एवं भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। आर्द्र या तर कृषि, ये कृषि जलोढ़ मृदा के उन क्षेत्रों में प्रचलित है जहां वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। मध्य पूर्वी हिमाचल, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में इस प्रकार की खेती की जाती है। संरक्षण खेती, संरक्षण कृषि 3 सिद्धांतों पर आधारित है। नंबर 1, न्यूनतम मृदा छेड़छाड़, जीरो टीलेज, इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नंबर 2, फसल अवशिष्ट, मृदा सतह को ढकने के लिए फसल अवशिष्टों को बनाए रखना। नंबर 3, फसल आवर्तन मुक्त, दलहनी फसलों के साथ फसल आवर्तन खरपतवार, कीटों एवं रोगों में कमी लाता है। संरक्षण जुताई, ये खेती का बिल्कुल नया मॉडल है। इसमें पर्यावरण को ध्यान में रखा जाता है। इस तरह की खेती में जमीन को या तो बिल्कुल भी नहीं जोता जाता, जुताई रहित कृषि, या फिर कम से कम जुताई होती है। इसमें फसल के पौधों को शुरू में नर्सरी में उगाया जाता है। साथ ही लेजर की मदद से जमीन को बेहतर तरीके से समतल किया जाता है तथा इसमें ड्रिप और इस प्रिकर्स फुब्बारा जैसे सिंचाई से आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे कृषि में इस्तेमाल होने वाली इनपुट की कार्य कुशलता में काफ़ी इजाफा होता है। इससे लागत कम होती है और पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। इसका लाभ किसानों को मोटे मुनाफे के रूप में होता है। गंगा के मैदान के किसानों के बीच खेती का ये नया तरीका काफ़ी प्रचलित है। लाभ, भूमि की उत्पादकता में वृद्धि, ये जल ऊर्जा और भूमि की उर्वरकता का भी संरक्षण करती है। लागत में 20 से 30% तक कमी होती है। पर्यावरण के लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया गया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने में मदद कर सकती है, क्योंकि बिना जुते खेत कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद मिलती है। जुताई रहित खेती, बिना जुताई के कृषि यानी कृषि करने का वो तरीका है जिसमें भूमि को बिना जोते ही बार बार कई वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं। यह कृषि की नई विधि है। इसके लाभ